गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। दो कुंडलियां दे रखी हैं आपको, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, किस प्रकार से उसका अपन निकालते हैं, ठीक है। ये चीज अपन देखी थी। अब बच्चों यहाँ पे हम इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, युग्मन गुणांक कैपिटल के कपलिंग फैक्टर। अब बच्चों कपलिंग फैक्टर होता क्या है, देखिए दो कुंडलियां रखी हैं पास पास, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी कुंडली। हम जानते हैं प्राथमिक कुंडली में अपन धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और उसको परिवर्तित करते हैं। उसका इफेक्ट हमें किसमें देखने को मिलता है, सेकेंडरी कुंडली में, ठीक है। जिसका बल सेकेंडरी कुंडली में विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण की घटना बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जब अपन प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्राथमिक कुंडली से उस धारा I1 के कारण फ्लक्स गुजर रहा है। धारा I1 के कारण उस खुद कुंडली में से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसको अपन φ1 बोले, ठीक है। और उसी के कारण आगे जो सेकेंडरी कुंडली है, मतलब प्राथमिक धारा ने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, उस चुंबकीय क्षेत्र से आगे सेकेंडरी कुंडली में से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है उसे हम φ2 बोले, ठीक है। प्राथमिक कुंडली क्या फ्लक्स तो φ1, सेकेंडरी कुंडली का फ्लक्स तो φ2। तो यहाँ जो φ2 बटा φ1 अनुपात है, मतलब प्राथमिक कुंडली से में बनने वाला कुल फ्लक्स की कितनी मात्रा सेकेंडरी कुंडली से गुजर रही है, उसका जो अनुपात है, उस अनुपात को हम बोलते हैं युग्मन गुणांक, ठीक है। ये बताता है कि दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर अच्छी तरह से किस प्रकार से गुथी हुई हैं या दूर दूर है, ये बताता है युग्मन गुणांक को, ठीक है। क्या मतलब इसका देखना समझना। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है, ये द्वितीय कुंडली से द्वितीय कुंडली व प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली व प्राथमिक कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के अनुपात को दर्शाता है। इसका मतलब K बराबर क्या होता है, मीन्स K बराबर होता है φ2 बटा φ1। K बराबर होता है φ2 बटा φ1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर अच्छी तरह से गुथी हुई हैं, इस प्रकार से। ये प्राथमिक कुंडली है और उसी ऊपर सेकेंडरी कुंडली भी अच्छे से गुथी अवस्था में एक दूसरे ऊपर एक अच्छे से गुथी हुई है। तो बच्चों ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में धारा जो प्रवाहित कर रहे हैं अपन I1, इस I1 के कारण, इस प्राथमिक धारा जो I1 है, इस I1 के कारण जो इसमें फ्लक्स बनेगा प्राथमिक कुंडली में, पूरा की पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कुंडली से भी गुजरेगा। कि प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली दोनों एक दूसरे पे अच्छे से गुथी हुई है, तो प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है पूरा की पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कुंडली से भी गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में, मतलब इसे हम बोलते हैं आदर्श युग्मन बोलते हैं, आइडियल कपलिंग। तो इस आइडियल कपलिंग में φ2 बराबर क्या होगा, φ1 होगा, ठीक है। φ2 बराबर क्या होगा, φ1। इसलिए बच्चों आप देखते हैं K बराबर क्या हो जाएगा, 1। K बराबर 1, क्योंकि K बराबर φ2 बटा φ1 होता है। अच्छा, अगर कुंडलियां ऐसे रखी हैं, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों कुंडलियां परस्पर लंबवत हैं, तो उस अवस्था में हम देख रहे हैं इसका जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से पूरा पूरा फ्लक्स गुजर रहा है φ1, लेकिन इसके अंदर से कितनी मात्रा गुजर रही है, 0। कि सारी बल रेखाएं इस कुंडली के समांतर गुजर रही है, अंदर से कोई लंबवत बल रेखा नहीं गुजर रही, अर्थात φ2 का मान यहाँ पे 0 है। फ्लक्स φ1 तो उत्पन्न हो रहा है, इस प्राथमिक कुंडली से गुजर रहा है फ्लक्स φ1, लेकिन उसका सेकेंडरी कुंडली से गुजरने वाला मान कितना है, 0 है। तो यहां से हम देखते हैं φ2 बराबर क्या बच्चों, 0। φ2 बराबर 0 है, तो इसलिए K का मान भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब शून्य युग्मन बोलते हैं इसको, 0 कपलिंग, K बराबर 0। अच्छा, फिर देखें सामान्य युग्मन, मतलब K का मान ना तो 1 हो ना 0 हो, मतलब जनरल कपलिंग, जैसे कि एक कुंडली यहाँ पर, एक कुंडली यहाँ पर है, तो देखो यहाँ से ये बल रेखाएं गुजर रही है अंदर से बहुत सारी, लेकिन इससे कुछ एक मान ही सेकेंडरी कुंडली से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बल रेखाएं दिखा दी, ठीक है। तो इसमें 5 बल रेखाएं गुजर रही है, लेकिन सेकेंडरी कुंडली से कितनी गुजर रही है, 1। मतलब कहना तब है कि यहाँ पे φ2 का मान लेस देन क्या होगा, φ1। φ2 0 भी नहीं होगा ना φ1 के बराबर होगा, तो φ2 लेस देन φ1 होता है यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे इसके अंदर भी ऐसा ही देखिए, यहाँ पे इसमें से ये बल रेखाएं गुजर रही है, ये φ1 का मान तो बहुत सारा है, लेकिन इसे थोड़ी बहुत मात्रा ही यहाँ पे सेकेंडरी कुंडली से गुजर रही है, तो सेकेंडरी कुंडली से कम मात्रा यहाँ से गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बच्चों φ2 का मान लेस देन क्या है, φ1। φ2 इज लेस देन φ1 है।
फाइव टू लेस देन फाइव वन है, इसलिए यहाँ जो k का मान आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, k का मान बच्चों 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ तो k g1 था, यहाँ पे k 0 है और यहाँ पे k का मान 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसी में आगे एक चीज और समझाऊं। ये तो समझाया मैंने। अच्छा, युग्मन गुणांक पढ़ते क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्या फायदा है इसका पढ़ने का? तो देखिए, इसके पढ़ने का फायदा क्या है, इस युग्मन गुणांक की सहायता से हम दोनों कुंडलियों के जो अलग अलग स्व प्रेरण गुणांक होते हैं, एक का L1 है, एक का L2, तो इन स्व प्रेरण गुणांक का इस निकाय के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को दर्शाने में इस k का उपयोग होता है। किस प्रकार से उपयोग होता है? देखिए, इसी में आगे यहाँ पे इसी के नीचे लिखे हैं, इसके नीचे यहाँ पे अगली पॉइंट, यदि कुंडलियों के स्वप्रेरण गुणांक L1 व L2 हो तो इस निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर, ये बताओ जो m बराबर k रूट ऑफ L1 L2, m बराबर k रूट L1 L2। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब चलो देखो, यहाँ पे अपन देखें, इस जगह यहाँ पे k का मान कितना रहा है 1, तो यहाँ पे m का मान कितना बनेगा, इस निकाय का m, तो k का मान 1 रख दो, तो इसलिए अतः m बराबर क्या जाएगा बच्चों, m बराबर रूट ऑफ L1 L2। और दोनों कुंडलियां अगर अच्छी तरह से गुथी व्यवस्था में, तो m बराबर रूट ऑफ L1 L2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि k का मान कितना है, 1 है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अपन देखें k का मान 0 है, तो इसका m कितना आएगा, m बराबर 0। यहाँ देखें k का मान 0 पुट करोगे तो 0 को से गुणा करते ही m कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे अपन देखें बच्चों, इस जगह यहाँ जो k का मान आ रहा है 0 से 1 के बीच में, इसलिए m का मान भी क्या आएगा, 0 से 1 के बीच, 0 से रूट L1 L2 के बीच में आएगा m का मान। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे m बराबर, ठीक है, m बराबर k रूट L1 L2 का उपयोग कर सकते हैं। m बराबर k रूट L1 L2, मतलब आपको दो कुंडलियां दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे m का मान, तो k का मान 0.3 है या 0.5 या 0.6 है, जो भी k का मान आपको दिया जाएगा, इनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांक दिए जाएंगे और पूछ लेगा m कितना है, तो यहाँ से अपन m निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से m निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में आप देख लें, एग्जाम्पल आपसे कहा कि यदि L1 का मान, यदि L1 बराबर 4 हेनरी, L2 बराबर 9 हेनरी तथा k बराबर 0.5, तो निकाय का m कितना होगा बताना है, निकाय का m का मान बताना है क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कैसे निकाल लेंगे बच्चों m का मान, मतलब सामान्य इस कपलिंग की बात कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे m बराबर ये लगा रहा हूँ सूत्र k रूट ऑफ L1 L2, तो k का मान तो 0.5 है। ठीक है, रूट L1 L2 करेंगे, L1 का मान 4 और ये 9, तो हम जानते हैं 9 चौक 36 होता है, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को 0.5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, ये 3 हेनरी, मतलब 0.5 इंटू 6, तो जाएगा बच्चों 3 हेनरी, m का मान 3 हेनरी, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे समझ सकते हैं m का मान कितना आ गया, 3 हेनरी। बात पहले पड़ी, तब इस पे हम आगे 2-3 चीजें और अब सीखें इसके अंदर। देखिए आगे बच्चों अपन इसमें पढ़ेंगे आगे कैपिटल M के प्रभाव में L के संयोजन। देखो याद करो, पहले अपन पढ़ चुके हैं कैपिटल L के संयोजन के बारे में, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, उसके अंदर देखा था श्रेणी में L का मान होता है, L नेट का मान L1 प्लस L2, समांतर क्रम में होता है 1/L नेट बराबर 1/L1 प्लस L2। वहां पे तो अपन ने M का प्रभाव नहीं लिया था। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव नहीं लिया था। अब उसको भी हम काउंट करें तो क्या कंडीशन बनती है, वही चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो हम ये टॉपिक लिया बच्चों, कैपिटल M के प्रभाव में, M के प्रभाव में L के संयोजन, M के प्रभाव में L के संयोजन। ठीक है, मतलब वही श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, इसी पे देखेंगे। तो चलो पहले केस नंबर 1 देखें। केस 1,
केस वन तो वही है जो अपन पहले पढ़ा, मतलब जहां पे m का प्रभाव नहीं लिया था अपन ने, मीन्स यदि m बराबर 0, मीन्स यदि m का प्रभाव अगर अपन लेके नहीं चल रहे, m का मान 0 है, ठीक है, तो अपन जानते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं, तो आप जानते हो बच्चों श्रेणी क्रम में क्या होता है, यहाँ पे श्रेणी में तो आप जानते हैं होता है एल नेट बराबर L1 प्लस L2, ठीक है, तो समांतर क्रम में अपन जानते हैं क्या होता है, समांतर क्रम में 1/L नेट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि वहां पे हमने m का प्रभाव नहीं लिया था। अब देखिए, अब यदि m का प्रभाव भी लें, मतलब केस नंबर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, केस फर्स्ट तो वही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जहां पे अपन m का प्रभाव नहीं लिया था। अब देखें, यदि m नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको क्वेश्चन में m का k का मान दिया है जो कपलिंग फैक्टर है, ठीक है, अर्थात k दिया हो, अर्थात m बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे m बराबर k रूट L1 L2, तो m का मान क्या आएगा, k रूट L1 L2, ये चीज हमें पता हो तो उस केस में, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस स्थिति में L1 L2 के प्रभावी मान चेंज हो जाते हैं, क्योंकि L1 में खुद का मान तो इसी जो L1 है, लेकिन दूसरी कुंडली का जो m है वो भी प्रथम कुंडली पे आरोपित हो रहा होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली का m जो L है वो प्रभावी रूप से चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेकेंडरी कुंडली का भी खुद कुछ L है ही सही, परंतु प्रथम कुंडली के m के कारण तो उसका कुछ मान चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे L1 L2 दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो हम देखें यहाँ पे, देखिए कैसे चेंज हो जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे इसमें तो दोनों कुंडलियों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होने पर, अगर बच्चों दोनों कुंडलियों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, होने पर L1 नेट, समझना क्या होगा बच्चों, देखिए L1 नेट का मान तो आएगा, L1 नेट का मान हो जाएगा L1 प्लस m एंड L2 नेट का जो मान है, मतलब जो प्रभावी मान है, L2 का जो प्रभावी मान है वो हो जाएगा L2 प्लस m, ठीक है। और अगर दोनों कुंडलियों के फ्लक्स विपरीत दिशा में है, दोनों कुंडलियों के फ्लक्स के अगर विपरीत दिशा में के फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होने पर, दोनों कुंडलियों के फ्लक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तब यहाँ पे L2 नेट का मान, मतलब L2 का जो नया प्रभावी मान है ये हो जाता है L1 माइनस m, एंड L2 नेट का जो प्रभावी मान है ये हो जाता है L2 माइनस m। अब बच्चों L1 L2 के प्रभावी मान चेंज हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, आपको केस 1 के जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे अपन, मतलब हमें ये कंडीशन दे रखी है, तो L1 L2 के नए मान निकाल लो कितने आ रहे हैं, जो L1 L2 के नए मान है उन मान का उपयोग अपन अब केस 1 में कर सकते हैं, उन सूत्रों में कर सकते हैं, ठीक है। अब केस 1 के सूत्रों का केस 2 में, ठीक है, केस 1 के सूत्रों का केस 2 में उपयोग करें, बस इतना ही करना है, का उपयोग करें। कैसे, इस पे मैंने 2 एग्जाम्पल समझा रखे हैं आपको, ये बोर्ड पे, इन्हीं को अपन सॉल्व करते हैं। क्या सोचो, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या कहना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कह रहा है L1 का मान 4 हेनरी है, L2 का मान 9 हेनरी है, तो 2 प्रेरक कुंडलियां चित्रानुसार जुड़ी हैं, श्रेणी क्रम जुड़ी है एक के बाद एक, ठीक है। और यहाँ K का मान 0.5 हो तो L नेट का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए इनकी धाराएं आपको दिख रही है, इन धाराओं के कारण देखिए दोनों की धाराएं समान दिशा में आ रही है, इसमें से फिर आगे जाके इस दिशा में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस दिशा में आएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके अंदर भी इस तरह से बन रहा है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों के जो फ्लक्स बन रहे हैं सेम दिशा में आ रहे हैं, दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में आएंगे,
ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों के फ्लक्स सेम दिशा में, इसलिए L1 नेट L2 नेट के मान क्या होंगे, देखिए दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, अतः तो यहाँ पे क्या जाएगा, L1 नेट का मान क्या जाएगा, चलो उससे पहले M निकालें, ठीक है, M का मान कितना है बच्चों, M का मान यहाँ पे देखिए इस तरह से, पहले डायरेक्शन छोड़ो, पहले तो अपन M निकालते हैं, डायरेक्शन से पहले तो M चाहिए होता है ना, M कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए M कितना आएगा, यहाँ M इजकल टू K रूट L1 L2 होता है, K का मान तो 0.5 दिया हुआ है, रूट ऑफ L1 L2 करेंगे, L1 का मान 4, L2 का मान 9, तो कितना जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को 0.5 से गुणा करेंगे 3 हेनरी, यहाँ से M का मान तो आ गया 3 हेनरी। अब देखें चित्र में दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होंगे, दिख रहा है जो सेम डायरेक्शन दिख रहे हैं, अतः अब यहाँ पे देखें L1 नेट का मान क्या आएगा, L1 नेट बराबर L1 प्लस M, L1 प्लस M करें, L1 का मान कितना बच्चों, L1 का मान 4 है, तो 4 प्लस 3 क्या कितना गया 7 हेनरी। ऐसे ही L2 नेट निकाल लें, तो L2 नेट का मान L2 प्लस M करेंगे, तो यहाँ पे 9 प्लस 3 12 हेनरी, ये अपने L1 L2 के नेट के मान निकालिए। अब देखिए बन क्या रहा है, श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम दिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चित्र में श्रेणी क्रम संयोजन दिया हुआ है, इसलिए L नेट का मान क्या आएगा, L नेट बराबर क्या होता है सूत्र, L1 प्लस L2, मतलब L1 नेट प्लस L2 नेट, ये अपन अप्लाई कर रहे हैं, L1 नेट प्लस L2 नेट, ठीक है, तो यहाँ से L1 नेट का मान 7 और ये 12, तो कितना आ गया टोटल 19 हेनरी, ये हो जाएगा 19 हेनरी आ गया L नेट का मान, बस हो गया सॉल्व। तो इस तरह से अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं किया, पहले अपन ने क्या निकाला, यहाँ पे M का मान, फिर हम देखा दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो M का मान निकाल के दोनों फ्लक्स सेम दिशा में थे, तो L1 नेट के मान जुड़ गए इस तरह से और ये बन गए, ठीक है, और फिर पहले इसको लगा दिया श्रेणी क्रम वाला केस 1 वाला, तो ये लगा सकते हैं अपन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2। यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ इस प्रकार से ये एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे जाके फिर यहाँ से विपरीत दिशा में लपेटी गई है, इस तरह से विपरीत दिशा में लपेटी गई है, तो इस तरह सोलेनॉइड की जो अगली परत को विपरीत दिशा में लपेटा गया है, निकाय का L नेट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे जो धारा हमें दिख रही है इस प्रकार से, ये जो मुख्य धारा आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देखें इसमें इस तरह से ये धारा I है, इस I की दिशा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाते टाइम दिशा ये है, ठीक है, यहाँ जाते टाइम दिशा इस तरह से, तो इसके अंदर जो इसका जाते टाइम का फ्लक्स होगा वो इस दिशा में आ रहा है मान लो, ठीक है, जाते टाइम का फ्लक्स इस दिशा में, और फिर जब धारा लौट के आ रही है यहाँ पे इस तरह से, ये धारा इधर से लौट के आ रही है, तो इस तरह से अब धारक दिशा क्या हो गई, ये हो गई है, ठीक है, धारक दिशा अब यहाँ से हो गई है, तो यहाँ पे इस तरह से धारक दिशा अभी आ जाएगी, लौटते टाइम धारक दिशा अभी हो गई है, तो अब इसका जो फ्लक्स का आएगा अब आएगा इस दिशा में फ्लक्स, ठीक है, इस दिशा में आएगा फ्लक्स। तो दोनों के फ्लक्स हम देख रहे हैं परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और दोनों कुंडलियां एक के ऊपर एक अच्छी तरह से लपटी हुई हैं, ठीक है, परत के रूप में, दूसरी जो परत है उसके सेम इसी पर लपटी हुई है। तो यहाँ पे हम देखें K का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, परतों रूप में दोनों कुंडलियां बच्चों परतों रूप में परत के रूप में है, ठीक है, एक दूसरे पर परत के रूप में है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे K का मान क्या जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे पर लपटी हुई है अच्छी तरह से, एक के ऊपर एक परत है, इसका मतलब एक दूसरे पर अच्छी तरह से लपटी हुई है, तो परत के रूप में K का मान क्या जाएगा 1। अच्छा, मतलब आपको समझा था मैंने कि जो यहाँ पे टाइट कपलिंग है, अच्छी तरह से गुथी हुई है कुंडलियां, तो इसलिए K का मान क्या जाएगा 1 हो जाएगा, K का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे M का मान निकालें, M बराबर क्या होता है K रूट L1 L2, तो K का मान तो 1 है, और दोनों कुंडलियां समान है एक तरह से, क्योंकि समान घेर है, सब कुछ समान दे रखा है, तो L इंटू L, इसका भी L इसका भी L, तो कितना जाएगा M का मान L हो गया, M का मान L हो गया। अब देखें L1 नेट निकालें, अब यहाँ पे विपरीत दिशा में दोनों के फ्लक्स
तो जो दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए तो क्या होगा भाई अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे L1 नेट निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, L1 नेट का मान अब की बार माइनस करना पड़ेगा, L1 माइनस M, L1 का मान L है, M का मान भी L है, तो कट गया, कितना आ गया 0। ऐसे ही L2 नेट निकालेंगे तो L2 नेट का मान भी 0 आ जाएगा, L2 माइनस M कर दिया, L माइनस L कितना हो गया 0। तो यहाँ पे L1 नेट भी 0 है, L2 नेट भी 0 है, और बन कौन सा रहा है, श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम क्यों, क्योंकि आगे से धारा जा रही है और वापस वही धारा घूम के आ रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं समान धारा, दोनों कुंडलियों में एक ही धारा जाकर वही धारा वापस आ रही है, तो समझो क्या बन रहा है, मतलब दोनों कुंडलियां एक के बाद एक हैं, ठीक है, एक के बाद एक है, अर्थात एक ही धारा जाके वापस भी आ रही है, तो क्या बन रहा है, श्रेणी क्रम, ठीक है। जैसे आप जानते हो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से एक प्रतिरोध यहाँ पर है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, तो कौन सा बन रहा है, श्रेणी क्रम। अच्छा, अगर प्रतिरोध यूं होते इस प्रकार से, ये करके यूं जाके यूं आ रहे होते, तो भी कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम। ये थोड़ा समांतर क्रम बन जाएगा, देखने में लग रहा है समांतर क्रम, नहीं है, श्रेणी क्रम ही है, ठीक है। जैसे बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है, धारा यूं जा रही है इस तरह से, और यहाँ पे धारा यूं जाके यूं आ रही है, तो कुल मिला के बिंदु, ये तार मुड़ा हुआ है, बीच में तार मुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम ही ना। कौन सा क्रम बन रहा है, श्रेणी क्रम। देखने में तो समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम ही ये भी, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के अनुसार ये दोनों ही श्रेणी क्रम को बता रहे हैं, ये भी श्रेणी क्रम ही होता है बच्चों, ये भी श्रेणी क्रम को ही बता रहा होता है, तो दोनों ही श्रेणी क्रम को दर्शा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। तो ये समांतर क्रम मत बनना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अब श्रेणी क्रम बन रहा है, यहाँ पे श्रेणी क्रम दिया है, श्रेणी क्रम दिया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे M नेट का मान क्या करेंगे, L नेट का मान, L नेट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 नेट प्लस L2 नेट का उपयोग करेंगे। अब चूंकि L1 नेट L2 नेट दोनों ही 0 हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 0, तो आ जाएगा ये 0 हो गया L नेट का मान। तो इस प्रकार से दोनों कुंडलियां एक दूसरे पे विपरीत दिशा में लपटी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस L नेट का मान क्या बन रहा होता है बच्चों, 0 बन रहा होता है, ठीक है। तो अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए M के बारे में। तो ये तो बच्चों अपन ने पढ़ लिया अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में, ठीक है। इस पर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब, ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए क्या है, अभी बच्चों ट्रांसफर के बारे में समझे अपन। ट्रांसफर आप सबने देखे होंगे, अपन देखते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर, जैसे हर गली कोने पे एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। क्या उसका उपयोग होता है, ये चीज अपन यहाँ पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में करता क्या है, ट्रांसफार्मर इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर का देखो मेन काम क्या है, वैसे आप नाम सुना होगा, एक दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, एक उच्चाई और एक अपचाई। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं वो सारी चीजें अपन को यहाँ पे देखनी है। तो जो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये है अन्योन्य प्रेरण। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, एक को बोलते हैं द्वितीय कुंडली, जो कि इस प्रकार से लगी होती है बच्चों। देखिए दोनों कुंडलियां जो है, प्राथमिक एंड तथा द्वितीय कुंडली, दोनों की दोनों इस पूरे क्रॉड पर, ये बच्चों क्रॉड है इस प्रकार से, ये नरम लोहे का पटलित क्रॉड, मतलब पूरा किसका बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, नरम लोहे का। क्यों बना हुआ है वो भी आगे समझाऊंगा। और यहाँ पे ये पूरा बच्चों एक साबुत टुकड़ा न लेकर इसको कई प्लेटों के रूप में लेते हैं, कई प्लेटों के रूप में लेते हैं। और यहाँ पे इसमें हर प्लेटों के बीच में जो लेमिनेशन किया गया होता है, मतलब एक तरह से पटलित के रूप में, मतलब एक तरह से यहाँ पे हर प्लेट के ऊपर एक कुचालक परत लगी होती है, फिर अगली प्लेट रखते हैं, फिर कुचालक परत, फिर थर्ड प्लेट, फिर कुचालक परत। इस प्रकार से जितनी प्लेटें, इन प्लेटों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं होता, ठीक है। नरम लोहे का पटलित क्रोड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे इसमें इस पूरे क्रोड पर प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली दोनों एक दूसरे पर अच्छी तरह से लपटी होती है, ताकि इनका K का मान क्या रहे बच्चों, 1 रहे। K का मान 1 रहेगा तो कैपिटल M क्या आएगा, L1 रूट L1 इंटू L2, M बराबर रूट L1 L2 प्राप्त होगा। अब तो अपन समझने के लिए यूं दिखा देते हैं कि प्राथमिक कुंडली इधर है, इस तरह से ये डायग्राम के अनुसार हम ऐसे बनाते हैं कि प्राथमिक कुंडली ये है, ये प्राथमिक कुंडली है, इधर ये है द्वितीय कुंडली। डायग्राम के अनुसार ऐसे बना लिया, परंतु वास्तव में दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर अच्छी तरह से लपटी होती हैं। ये अपन ने बोल दिया प्राथमिक कुंडली है बच्चों, प्राथमिक कुंडली, और यहाँ पे ये होती है द्वितीय कुंडली, ठीक है। द्वितीय कुंडली, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली हो गई, ये द्वितीय कुंडली हो गई बच्चों, ठीक है। अब जिस वोल्टेज का मान इंक्रीज या डिक्रीज करना है उसको मैं लगाते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम इसमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम ये वोल्टेज आरोपित करते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपन यहाँ पे आरोपित किया था, क्योंकि प्रत्यावर्ती पर ही कार्य करता है ये केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता पर ही कार्य करता है, मतलब AC पर ही वर्क करता है, DC पर वर्क नहीं करता। ये हमने E1 वोल्टेज लगाया, ठीक है। और यहाँ बच्चों इसमें ये मान लीजिए N1 घेरे हैं और इसका प्रतिरोध R1 है,
यहाँ पे इसमें N2 घेरे हैं और यहाँ प्रतिरोध R2 है। ठीक है, अब तो यहाँ पे इस E1 कारण यहाँ पे इसमें इस तरह से धारा I1 प्रवाहित होगी जिसकी दिशा लगातार चेंज भी होगी, कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो इसका धारा का परिमाण और दिशा लगातार चेंज होते हैं। तो जिसके कारण बच्चों यहाँ पे इसमें फिर प्रेरण, अब बच्चों फिर प्रेरण के कारण यहाँ पे इसके अंदर द्वितीय कुंडली में यहाँ पे इसमें धारा I2 आपको प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पे इसमें जो आउटपुट लेते हैं यहाँ पे हम एक लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस RL। ये लोड रेजिस्टेंस RL लगाकर अपन आउटपुट प्राप्त करते हैं। ये RL लोड लगा के आउटपुट यहाँ प्राप्त करते हैं इस पे E2। ये हम E2 आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, ये लोड रेजिस्टेंस RL है, इसके स्वरूप पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, E2 मान प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक है, लोड RL, इस पर हमने प्राप्त किया बच्चों आउटपुट E2 प्राप्त किया अपन ने, वोल्टेज E2। ठीक है, अब बच्चों इस E2 का मान बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या घटा हुआ प्राप्त होगा वो आगे अपन देखेंगे सही। ठीक है, मतलब E2 का मान E1 से ज्यादा होगा या कम होगा वो सारी चीजें अपन इसमें समझेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अपन देखें इसके अंदर यहाँ पे जो ये सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, ये सिद्धांत करता है, इसका सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण पे। ठीक है, मतलब ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। ठीक है, अब बच्चों इसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को और धारा को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब ये डीसी पे कार्य नहीं करता, केवल किस पे कार्य करता है, एसी पे। ठीक है, इसकी सहायता से एसी धारा व वोल्टता को इंक्रीज अथवा डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, घटाया बढ़ाया जाता है। तो ये डीसी पे कार्य नहीं करता। ठीक है, तो यह ध्यान रखें, ये डॉट के रूप में अगर अपन देखना चाहें क्या है बच्चों, यह डीसी, ये बच्चों डीसी पर कार्य नहीं करता, डीसी पर कार्य नहीं करता, यह डीसी पर कार्य नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर आपने बैटरी जोड़ दी यहां पे, मान लो इस जगह बैटरी क्या होती है बच्चों, बैटरी का एक डीसी सोर्स है, यहां अगर आपने बैटरी जोड़ दी तो बैटरी जोड़ देने पर फिर हमें यहाँ पे E2 का मान और I2 का मान क्या मिलेगा, सदैव 0, हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, यह डीसी पर कार्य नहीं करता। ठीक है, अतः प्राथमिक कुंडली में डीसी सोर्स, डीसी स्रोत, मतलब बैटरी जोड़ दें तो I2 एंड E2 बराबर 0। ठीक है, I2 एंड E2 बराबर क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, I2 एंड E2 का मान 0 प्राप्त होगा कब, अगर आपने बैटरी जोड़ दी तो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे डीसी सोर्स बैटरी जोड़ दी है तो उस केस में यहाँ पे क्या प्राप्त होगा बच्चों, I2 एंड E2 दोनों के मान आपको 0 प्राप्त होंगे। ये चीज अपन देख ली, क्लियर। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैसे आपसे कहा मैंने कि यहाँ दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर अच्छी तरह गुथी अवस्था में होती है, दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर अच्छी तरह से गुथी अवस्था में होती है, इसलिए प्रत्येक घेरे में, चाहे वो प्राथमिक कुंडली का हो चाहे द्वितीय कुंडली का हो, प्रत्येक घेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समान होता है। क्यों, क्योंकि दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर अच्छी तरह गुथी हुई है। तो φ1 बराबर क्या होगा, φ2, अवकलन कर दें, d φ1 अपॉन dt बराबर क्या होगा, d φ2 अपॉन dt, और d फाइ अपॉन dt का परिमाण किसको होता था बच्चों, स्मॉल e को, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल को। तो दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों कुंडलियां अच्छी तरह से गुथी हुई होती हैं, दोनों कुंडलियां अच्छी तरह गुथी होती हैं, इसलिए इसे दोनों कुंडलियों के जो प्रत्येक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब यहाँ पे, इसलिए दोनों कुंडलियों
दोनों कुंडलियों के प्रत्येक घेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ ई का परिमाण क्या था? सेम। प्रेरित ईएमएफ समान होता है, सेम होता है, मतलब स्मॉल ई का मान क्या था? सेम होता है। कैसे सेम होता है? देखो यहाँ पे समझें क्या कहना चाहता हूं मैं इसको। प्रेरित ईएमएफ सेम होता है, देखिए क्या मतलब इसका। यहाँ बच्चों इसमें जो स्मॉल ई का परिमाण है, ठीक है, मीन्स ई इज इक्वल टू, ई बराबर क्या होता है बच्चों? डी फाई अपॉन डी टी। ये क्या है बच्चों? सेम आता है, ठीक है। ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी का मान सेम आता है दोनों कुंडलियों में। इस तरह से यहाँ पे इसका मान सेम है। इस तरह से देखो यहाँ पे, देखो इसमें कुल कितने घेरे हैं? N1। जैसे यहाँ पे प्रत्येक घेरे में मान स्मॉल ई आ रहा है, यहाँ पे टोटल 50 घेरे हैं, तो इस टोटल E1 का मान क्या होगा? 50 इंटू ई, क्योंकि 50 घेरे और प्रत्येक घेरे में स्मॉल ई आ रहा है, सब आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो नेट मान क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ ई, मतलब N1 ई हो जाएगा। इस तरह टोटल E1 ज्ञात करें तो टोटल E1 का मान, क्या जाएगा? N1 इंटू ई टोटल, ठीक है। तथा E2 बराबर क्या जाएगा? एंड E2 बराबर N2 इंटू ई। टोटल E1 का मान निकालोगे N1 इंटू ई, और E2 का मान निकालोगे तो N2 इंटू ई। ऐसे जैसे यहाँ पे बोला, इधर भी इधर N2 घेरे, प्रत्येक घेरे में स्मॉल ई बन रहा है, तो इस E2 का जो टोटल मान आएगा N2 इंटू स्मॉल ई आएगा। तो अगर यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या बन गया? डिवाइड करने पे E से ही कट जाएगा, ठीक है, मतलब इसलिए E1 अपॉन E2 निकाल रहे हैं तो क्या है? N1 अपॉन N2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यहाँ से आप देखते हैं ये E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2, इसका मतलब E समानुपाती क्या आ रहा है? N। E का मान यहाँ पे समानुपाती N आ रहा होता है, ये रिजल्ट आ गया इसके अंदर, E समानुपाती N, ठीक है। मतलब उधर और इधर जो घेरों की संख्या का अनुपात है, वही अनुपात यहाँ पे ईएमएफ का होता है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 और E2 का, ठीक है। E1 तो सप्लाई विद्युत वाहक बल है और E2 का है आउटपुट विद्युत वाहक बल। ये घेरों की संख्या के अनुपात के रूप में होते हैं, यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें यहाँ जो अनुपात N2 बटा N1 है, N2 बटा N1 को इसको बोलते हैं रूपांतरण गुणांक। रूपांतरण गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं? रूपांतरण गुणांक कहते हैं। N1 अपॉन N2, N2 बटा N1 अनुपात को रूपांतरण गुणांक कहते हैं। ये ध्यान रखें, N1 बटा N2 को नहीं बोलते, N2 बटा N1 को बोलते हैं, ठीक है। N2 बटा N1 को बोलते हैं रूपांतरण गुणांक अपन कहते हैं। ये चीज हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, उसके बाद फिर आगे देखिए नेक्स्ट आर पॉइंट। अब अपन देखें किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं। देखिए किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो जो ट्रांसफार्मर को कभी कभी शॉर्ट में एक्समर भी बोल लेते हैं, क्वेश्चन लिखा रहता है एक्समर, ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट में कभी एक्समर भी कह सकते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं? आउटपुट बटा इनपुट से, मतलब आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति, मतलब इस तरह से ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर मीन्स P2 बटा P1। P2 बटा P1 से हम निकालते हैं दक्षता, और अगर प्रतिशत दक्षता निकालनी है तो इसको 100 से गुणा कर दो, मीन्स ईटा परसेंट अगर निकालेंगे, ईटा परसेंट इज इक्वल टू क्या है बच्चों? P2 बटा P1 इंटू 100% से इस तरह पर निकालते हैं दक्षता प्रतिशत के रूप में। और तो यहाँ पे जब भी दक्षता का क्वेश्चन आएगा तो दक्षता में डायरेक्ट आपको शक्ति का मान जरूरी नहीं कि दिया जाए, तो उसके लिए हम शक्ति निकाल भी सकते हैं। कैसे? शक्ति के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं पहले अपन बचपन में। क्या लिखे थे फॉर्मूले? P इज इक्वल टू, एक तो होता है I स्क्वायर R, एक होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, एक होता है P बराबर V इंटू I। तो यहाँ पे वोल्टेज को V की जगह अपन यहाँ पे किससे निरूपित कर रहे हैं? कैपिटल E से। तो इसलिए हम भी कह सकते हैं यहाँ जो P का मान है, यहाँ P के लिए अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूले? P बराबर E इंटू I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, बराबर E स्क्वायर अपॉन R बराबर, ठीक है, I स्क्वायर R
इन फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं शक्ति के लिए, P बराबर ई आई ई स्क्वायर आर, ई स्क्वायर अपॉन आर, आई आई स्क्वायर आर, ये अपन यूज कर सकते हैं पावर के लिए फॉर्मूले। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मान लो आपको यहाँ पे इस तरफ आपको धारा और वोल्टेज की जानकारी दे रखी है, इधर भी धारा वोल्टेज की जानकारी दे रखी है और दक्षता पूछी जाए तो यहाँ पे P के मान क्या रख देंगे, E इंटू आई, मतलब यहाँ रख देंगे, ये सूत्र हो जाएगा दक्षता प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा E2I2 बटा E1I1, E2I2 बटा E1I1, इस प्रकार से रख के फिर अपन सॉल्व करके दक्षता ज्ञात कर लेंगे प्रतिशत के रूप में। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब तो उसके बाद फिर अपन देखें अगला स्टार पॉइंट, मान लो कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन यहाँ प्रोवाइड करते हैं पूरी पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ मिल रही होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर है। बट एक्चुअली हम जानते हैं आदर्श कोई चीज होती ही नहीं है, कुछ एनर्जी लॉस हो ही रही है। ठीक है, तो उस केस में जितनी इनपुट पावर यहाँ दोगे उतनी आउटपुट पावर यहाँ मिलनी चाहिए। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो P2 और P1 क्या होंगे, बराबर, तो दक्षता क्या आएगी इसकी 100%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आदर्श एक्समर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बच्चों क्या होता है, P2 और P1 क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए P2 बराबर P1, P2 बराबर P1, ठीक है, बराबर सेम। तो दिस इंप्लाइज ईटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, ईटा प्रतिशत इज इक्वल टू 100%। तो अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है तो उसकी दक्षता क्या होती है 100%, क्योंकि आउटपुट पावर बराबर क्या होती है इनपुट पावर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊर्जा लॉस नहीं हो रहा होता, अर्थात एनर्जी लॉस। ठीक है, नो एनर्जी लॉस, यहाँ पे कोई ऊर्जा हानि नहीं हो रही होती, इसलिए दक्षता क्या मिल रही है आपको 100% प्राप्त हो रही होती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपसे कहा पावर की वैल्यू सेम है, तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, जैसे अपन इसको कर रहे हैं E इंटू आई बराबर सेम, तो हम कह सकते हैं E इंटू आई बराबर सेम। ठीक है, तो P बराबर E इंटू आई बराबर सेम, P बराबर E इंटू आई बराबर सेम। तो यहाँ से आप देखिए क्या जाएगा, यहाँ से E समानुपाती आएगा बच्चों 1/i, E समानुपाती 1/i आएगा। ऐसे अगर चलो मैं ये लगाता E स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू सेम, P बराबर E स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू सेम, अगर मैं इसका उपयोग करूं तो आर को उधर ले आओ तो E समानुपाती क्या जाएगा रूट आर, E समानुपाती आएगा बच्चों रूट आर, ये लिखते हैं अपन E इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए E का मान n के समानुपाती है, E का मान 1/i के समानुपाती है, E का मान रूट आर के समानुपाती है। R क्या है, प्रतिरोध है इन कुंडलियों के। ठीक है, इधर का प्रतिरोध R1, इधर का R2 प्रतिरोध है। तो यहाँ पे रिजल्ट के रूप में अपन क्या देखें, रिजल्ट ये आ गया इस तरह से, इन सभी को एक साथ लिख दें, रिजल्ट मतलब E समानुपाती n समानुपाती 1/i समानुपाती रूट आर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो E समानुपाती n समानुपाती 1/i समानुपाती रूट आर। ठीक है, तो एक रिजल्ट आ गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में अपन देख रहे हैं। क्लियर, ये चीज अपन देखी। ठीक है, एक तो ये इंपॉइंट है, और यहाँ पे दक्षता का फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉइंट है दक्षता का सूत्र। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं N2 बटा N1 को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक। N2 बटा N1 क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो यही सही है, E समानुपाती n, तो कुछ एक चीज अपन है ये देखिए इंपॉर्टेंट। अब तो उसके बाद फिर अपन देखें आगे, इसमें ये तो अपन ने इसके रिजल्ट्स देख लिए कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, इस प्रकार से E समानुपाती n समानुपाती 1/i समानुपाती रूट आर। तो चलो देखो यहाँ पे ये रिजल्ट है E समानुपाती 1/i, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि E और I के बारे में अगर अपन सोचें, अगर I का मान मतलब अगर E का मान ज्यादा है तो I का मान कम होगा। मतलब अगर देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर ऐसा है, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज लगाते हैं उसका मान यहाँ बढ़ जाता है, मतलब E2 का मान अगर ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो I2 का मान कम प्राप्त होगा। मतलब अगर E2 बड़ा है E1 से, मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर है, तो I2 का मान I1 से कम होगा। मतलब जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं वोल्टता को बढ़ा देते हैं परंतु धारा का मान घटा देते हैं। ठीक है, तो वही चीज अपन देख लें। चलो यहाँ पे देखिए ये चीज अपन देखिए। अब यहाँ पे आदर्श, ये तो बात कर रहा हूँ मैं आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, अगर ट्रांसफार्मर आदर्श ना हो के मान लो सामान्य ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो दक्षता है, ठीक है, उसकी दक्षता अपन कैसे निकाल लेंगे बच्चों, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। मतलब दक्षता लेस देन 100% होती है, लेस देन 100%।
तो देखिए क्या कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, देखिए सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करें तो आदर्श ट्रांसफार्मर के बच्चों अगर बात करूं सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए, सामान्य एक्समर के लिए, सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए यहां पे क्या होता है बच्चों, P2 लेस देन P1, P2 लेस देन P1 मीन्स दक्षता जो है ये क्या होती है 100% से लेस होती है, लेस देन 100%। तो चाहे P2 लेस देन P1 क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऊर्जा हानि हो जाती है यहाँ पे ऊष्मा रूप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, क्योंकि कुछ विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय जाती है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हीट एनर्जी रूप में क्षय जाती है, के रूप में क्षय मतलब हानि जाती है। कुछ विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा रूप में क्षय जाती है, ऊष्मा ऊर्जा रूप में लॉस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी दक्षता 100% से कम आ रही होती है, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों इसके प्रकार अपन देखें, प्रकार क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। नॉर्मल सी बात है, समझाई दिया कह तो आपको मैंने। फर्स्ट अपन देख रहे हैं, फर्स्ट तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं हम SUT, SUT मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। मतलब क्या करता है, वोल्टा को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये करता है, यह E इंक्रीज तथा I डिक्रीज करता है, I डिक्रीज करता है, E को इंक्रीज करता है तथा I को मान डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो E को इंक्रीज कर रहा है, E का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं E समानुपाती क्या है N, मतलब तो E का मान बढ़ रहा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे, अतः E2 ग्रेटर देन क्या बच्चों, E1, E2 ग्रेटर देन E1, कॉमा I2 लेस देन I1, कॉमा N2 ग्रेटर देन N1, ठीक है। मतलब हम कहते हैं इसमें, अतः यहाँ E2 ग्रेटर देन E1, I2 लेस देन I1 एंड N2 ग्रेटर देन N1 प्राप्त होता है। कैसे पता चला, यहां से देखकर, कि हम देख रहे हैं E तो मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे E का मान N के समानुपाती है, इसलिए N2 का मान भी ज्यादा होगा, परंतु यहाँ पे ये 1/I के समानुपाती है, तो धारा I2 का मान कम होगा, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। ये तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का सेकंड अपन देखें, सेकंड होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टेप डाउन मतलब SDT, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये बच्चों E को तो क्या करेगा, E को तो डिक्रीज करता है तथा I को इंक्रीज करता है, ठीक है। I को इंक्रीज करता है, तो इससे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यहाँ E2 लेस देन E1, कॉमा I2 ग्रेटर देन I1, कॉमा N2 लेस देन N1, ये मान होते हैं। ये चीज अपन देख लिया ऊंचाई व अपचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बता दूं लिखने की, अपने चाहो तो लिख लेना, E समानुपाती क्या आ रहा है, √R भी आ रहा है कि नहीं है। मतलब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे E2 का मान ज्यादा है, ऊंचाई की बात करें पहले, चलो ऊंचाई में E2 का मान अगर ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा, किसका, सेकेंडरी कुंडली का, सेकेंडरी कुंडली का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। फिर अपन जानते हैं R बराबर होता है ρL/A, याद करो पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, R बराबर ρL/A, तो R समानुपाती क्या है 1/A, मतलब उसकी मोटाई जो अनुप्रस्थ काट है। तो हमने देखा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसका प्रतिरोध इधर का ज्यादा है, तो ज्यादा प्रतिरोध के लिए हमें इस तार का अनुप्रस्थ काट कम लेना पड़ेगा, मतलब पतला तार लेना पड़ेगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इधर का तार मतलब सेकेंडरी कुंडली का तार पतला होता है ऊंचाई में, क्यों, क्योंकि ऊंचाई में E2 का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो उसका अनुप्रस्थ काट, तार का अनुप्रस्थ काट कम होगा, ठीक है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कुंडली का तार पतला लिया जाता है
प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है, और अगर अपचाई बोल दें तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन ने देख लिए दोनों ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इस पे चलो ये 2-4 एग्जाम्पल अपन देखें। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 के एक आदर्श ट्रांसफार्मर में E1 का मान 4 वोल्ट की बैटरी प्राथमिक पाइप में जोड़ी गई है, तो निर्गत वोल्टता E2 का मान क्या होगा। दिया है कि N1 का मान 10 है, N2 का मान 50 है। आप गलती क्या करोगे, सीधा सोचोगे यार E1 दे रखा है, N1 N2 दे, E2 पूछा है, ये लगा दोगे फॉर्मूला E समानुपाती E1/E2 बराबर N2/N1। गलत है, आपने गौर किया ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो सही गौर से। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, बैटरी जोड़ी गई है। बैटरी अभी आपको दिखाया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे यह डीसी पर कार्य नहीं करता, अर्थात प्राथमिक कुंडली में डीसी सोर्स अगर बैटरी जोड़ दें तो E2 I2 क्या होते हैं, 0, तो इसका आंसर ही 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे जल्दीबाजी में आंसर ना टिक करें, तो यहाँ पे सोच समझ के ही खेलें। तो चलो देखो यहाँ पे यहाँ पे अपन देख रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1। अपन देखें सॉल्यूशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन नंबर 1 में अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है, बैटरी जोड़ी है, तो दिस इंप्लाइज E2 बराबर क्या आएगा, 0। E2 बराबर 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। E2 का मान 0 क्योंकि बैटरी जोड़ी गई है। हाँ, अगर क्वेश्चन बैटरी की बोलता कि या यूं बैटरी का नाम ही नहीं लेता तो हम क्या मान लेते कि एसी जोड़ा गया है। मैं भी बोलता कि आदर्श एक्सपर में E1 बराबर 4 वोल्ट जोड़ा गया है, ठीक है, या प्रत्यक्ष धारा जोड़ी गई है, तो कुछ नहीं कहा जाए तो हम एसी मान लेंगे। लेकिन जब क्लियर ही डीसी बोल दिया है तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों यदि एक नोट के रूप में अगर अपन देख लें, बस जो सूत्र आप लगाने जा रहे थे वो कब लगाना है वही नोट के रूप में समझा रहा हूं। यदि बैटरी की बजाय एसी स्रोत, ठीक है, एसी स्रोत दिया गया हो, एसी स्रोत दिया हो, तो फिर बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब लगाएंगे E2 बटा E1 इज इक्वल टू N2 बटा N1 का उपयोग करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या आएगा। E2 का मान तो कितना है, E2 का मान निकालना है। चलो E2 का मान निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा ये N2 बटा N1। या तो रखता हूँ, E2 का मान हमें निकालना है और E1 हमें कितना दे रखा है, 4 वोल्ट, 4 रख दिया। N2 का मान 50, N1 का मान 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तब क्या जाएगा आंसर बच्चों, देखो यहाँ पे ये 4 है, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 वोल्ट। तो आंसर आएगा E2 बराबर 20 वोल्ट। तो ऐसे जल्दीबाजी में टिक न करें। अगर आपको क्लियर बोला गया है कि एसी सोर्स जोड़ा गया है तो फिर हम आंसर टिक करते 20 वोल्ट, बट अभी आंसर कितना आएगा, 0 की बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। चलो अगला क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन नंबर 2। क्या कह रहा बच्चों, आप एक ट्रांसफार्मर में N का मान N1 10 है, N2 50 है, इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक 20 दे रखा है। अब यदि N1 डैश 50, N2 डैश 10 कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें, जो घेरे प्राथमिक थे उसको सेकेंडरी में कर रहे हैं, सेकेंडरी वाले घेरों को प्राथमिक में कर रहे हैं, तो अब M डैश का मान क्या होगा ये निकालना है। तो जो आपको बताया था, जब भी दो कुंडलियां जुड़ी गई होती हैं, ठीक है, अपने कल पढ़े थे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में, अलग अलग कुंडलियों के, तो हमने कहा था M समानुपाती क्या आया था, N1 इंटू N2। ठीक है, M समानुपाती N1 इंटू M2 होता है, M इज प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2। ठीक है, तो यहाँ पे N1 इंटू N2 पहले करेंगे 10 इंटू 50 आएगा, फिर बाद में करेंगे 50 इंटू 10 आएगा। तो N1 इंटू N2 का मान तो रहेगा कितना, सेम, मतलब 500। पहले भी गुणनफल 500 आ रहा है, बाद में गुणनफल 500 आ रहा है, तो M समानुपाती N1 इंटू N2 है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे घेरे इंटरचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M डैश बराबर M, ठीक है, M डैश बराबर M बराबर कितना है बच्चों, 20 हेनरी ही प्राप्त होगा। 20 हेनरी ही प्राप्त होगा, क्योंकि M समानुपाती N1 N2 है, तो N1 इंटू N2 का जो गुणनफल है वो तो पहले भी 10 इंटू 50 500 आ रहा है, बाद में भी 50 इंटू 10 500 आ रहा है, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, टिपिकल आते ही नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना, वो तो खैर आप में है ही सही। ठीक है, चलो अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3। एक आदर्श एक्समर में N1 बराबर 10, N2 बराबर 50 है।
यदि यहाँ द्वितीय कुंडली में प्रत्येक घेरे में प्रेरित विद्युत बल 5 वोल्ट है तो निवेशित ईएमएफ कैपिटल E1 का मान क्या होगा। तो जो क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे द्वितीय कुंडली में प्रत्येक घेरे में प्रेरित, ये क्या दिया है, प्रत्येक घेरे में प्रेरित ईएमएफ दे रखा है, मतलब स्मॉल ई का मान। वो तो खैर आप जानते हैं। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में स्मॉल ई का मान तो क्या आता है, समान आता है। लिखा था अपन, देखो यहाँ पे ई बराबर क्या होता है, सेम। तो E1 का मान निकालें तो N1 इंटू ई करेंगे, E2 का मान निकालें तो N2 इंटू ई। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ई का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया बच्चों, ई गिवन स्मॉल ई बराबर, स्मॉल ई दिया है 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट। अब हमें क्या पूछा हमसे, E1 का मान। तो E1 ये रहा, टोटल E1 इक्वल टू टोटल कैपिटल E1 निकालें तो कैसे निकालेंगे, N1 इंटू ई करके, N1 इंटू ई। तो N1 का मान कितना है 10, ई का मान 5, कितना होगा ये 50 वोल्ट। ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन ज्यादा का ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए E1 का मान कितना आ गया, 50 वोल्ट, ये आ गया टोटल E1। ओके, मतलब अब यहाँ पे जो दे रखा था, ये जो घेरे दिए थे 50, इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही प्रत्येक घेरे में EF दे रखा है। तो घेरों की संख्या N1 से गुणा करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं E1 का मान। अच्छा यहाँ बच्चों कैपिटल E2 का मान पूछा, तो कैपिटल E2 कितना था, N2 इंटू स्मॉल ई, मतलब 50 इंटू 5 करें कितना आएगा, 250, 250 वोल्ट। क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 देखें, यहाँ बच्चों इसमें E1 का मान 10 दे रखा है और प्रतिशत दक्षता आपको 75% दे रखी है। तो 12 वाट की निर्गत सप्लाई प्राप्त करने हेतु I1 का मान बताना है। मतलब हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो मान आउटपुट में प्राप्त हो, निर्गत मान प्राप्त हो, वो कितने वोल्टेज, कितने वाट का हो, 12 वाट का। मतलब आउटपुट शक्ति दे रखी है आपको, P2 का मान दे रखा है 12 वाट, ठीक है। और हमसे यहाँ पे धारा I1 का मान पूछा जा रहा है। तो जो हम देखते हैं दक्षता का जो फॉर्मूला होता है ईटा परसेंट बराबर क्या होता है बच्चों, ये P2 बटा P1 इंटू 100%, ठीक है। तो P2 का मान तो आपको दे रखा है, ठीक है, कितना दिया है P2 का मान 12 वाट, ये तो 12 वाट दे रखा है, ठीक है 12 वाट। और यहाँ पे P1 का मान, P1 के लिए क्या लगाएं, क्योंकि हमें E1 दिया है, I1 पूछा है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, E1 इंटू I1 इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे ईटा परसेंट हमें दिया है 75%, इसको रख दिया मैंने 75 बराबर P2 का मान 12 बटा E1 हमें 10 दे रखा है, I1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इंटू 100%। अब यहाँ पे काट जाएंगे, इसको किससे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 3 बार, ये 25 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो I1 का मान निकालें तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 बराबर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 से 3 बार कट गया, 3 से 12 को फिर काट सकते हो 4 बार, 3 से 12 फिर 4 बार कट जाएगा, तो I1 का मान आ जाएगा 4 चौक 16 बटा 10, 16 बटा 10 मतलब ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर, ठीक है। I1 का मान 1.6 एम्पियर ये अपन ने प्राप्त किया, ठीक है। बात पहले पड़ी, तो ये ट्रांसफार्मर के अपन ने ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अब इसका एक दो बेसिक चीज थोड़ी सी और समझा दूं ट्रांसफार्मर के बारे में, तो देखिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं अपन। अब देखो आपको जैसे मैंने बताया ट्रांसफार्मर का जो अपन उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ट्रांसफार्मर का मेनली उपयोग किया जाता है। अब वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो देखो हम जब भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वहां से हमें, जैसे मान लो कोई सिटी ए है, शहर ए है, वहां से हमें वहां हम इलेक्ट्रिक का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे मान लो ये कोई सिटी ए है, सिटी ए, इस शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं, और यहाँ से फिर जब इलेक्ट्रिक उत्पादन होकर हमें दूसरे शहर में भेजनी है, यहाँ पे इस तरह से कोई अदर सिटी है, ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है सिटी बी में, ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करना है। तो डायरेक्ट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेंड करेंगे तो रास्ते में जो केबल है, तार है, तार पे उच्च ऊर्जा की हानि हो जाएगी रास्ते में ही ऊष्मा रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा मतलब यहाँ तक जो ऊर्जा पहुंचेगी बी तक काफी कम पहुंचेगी, मतलब रास्ते में काफी ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो हम चाहते हैं रास्ते में ऊर्जा हानि कम से कम हो, इसलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इस जगह यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को पहले हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे उसको हाई वोल्टेज एंड लो करंट के रूप में चेंज करते हैं। किसकी सहायता से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से। यहाँ पे लगाते हैं बच्चों SUT, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं, ठीक है। मिस यहाँ से बच्चों पावर को सेंड किया जाता है, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, सेंडिंग पावर,
सेंडिंग पावर मतलब यहाँ से हमने जो शक्ति का उत्पादन किया है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया है, उसको फिर हम यहाँ से आगे सेंड कर रहे हैं किसकी सहायता से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से फिर आगे बच्चों यहाँ पे इस तरह से आगे इलेक्ट्रिसिटी सेंड की जाती है। अपन देखते हैं रास्ते में बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी फिर हम आगे सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। रास्ते में काफी ऊंचे जहाँ पे देखा पोल्स लगे होते हैं, क्योंकि बच्चों वो हाई वोल्टेज पे करंट वाले यहाँ पे इस तरह से वो यहाँ से हम जो इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो सेंड की जा रही है इस प्रकार से सिटी ए से सिटी बी तक जो हम इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी ये जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेंड करते हैं ये हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे सेंड की जाती है, ठीक है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये कोई रिसीविंग यहाँ पे ये बच्चों रिसीविंग पावर है, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग पावर मींस यहाँ पे पावर रिसीव की जा रही है, प्राप्त की जा रही है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे इस जो अपन ने इसको कैसे भेजा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे, फिर इसको रिसीव करके इसको वापस लो वोल्टेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज को वापस लो वोल्टेज पे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, SDT, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वो यहाँ से फिर अपन ने इसको वोल्टेज को फिर डिक्रीज कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह अपन यहाँ पे सेंड करते हैं, यहाँ से एनर्जी लॉस कम होता है। क्यों होता है बच्चों, कि हम देखिए तार पर जो ऊष्मा हानि है, देखिए तार पर जो ऊष्मा के रूप में हानि हो रही होती है, एनर्जी लॉस जो है, ठीक है, ऊर्जा हानि, ठीक है। इस केबल की बात कर रहा हूं, इस केबल पर ऊष्मा ऊर्जा हानि के रूप में होती है, कितनी होती है, तो ये I²RT, ये सूत्र अपन समझते हैं, जानते हैं, खैर H बराबर I²RT। अब यहाँ पे I देखिए धारा क्या कम है, इस I का मान यहाँ पर लो है, तो यहाँ पे धारा अगर लो होगी तो अपन जानते हैं यहाँ पे ऊष्मा हानि का मान भी क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है। तो कि धारा अल्प है इसलिए यहाँ पे ऊष्मा हानि जो हो रही होती है कम हो रही होती है, इसलिए बच्चों यहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज एंड लो करंट, हाई वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, लो करंट पे सेंड करते हैं ताकि रास्ते में ऊर्जा हानि कम से कम हो, ठीक है। ये तो अपन देख लिया। अब जो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम देखते हैं वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे रिसीव करके वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे होते हैं, ये चीज अपन देखी। अब जो ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऊर्जा हानि होती है, वोल्टेज को अपन जब चेंज कर रहे होते हैं प्राथमिक कुंडली से सेकेंडरी कुंडली में, तो वहां भी कुछ ऊर्जा की हानि होती है। क्या क्या ऊर्जा हानि हो सकती है उसको अपन देखें। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां तो जो कौन कौन सी होती है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, देखिए फर्स्ट तो अपन देखें उसको बोलते हैं ताम्र हानि मतलब कॉपर लॉस। क्या होता है कॉपर लॉस, देखिए यहाँ पे कॉपर लॉस मतलब यहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर जो केबल यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली में, वो किसका यूज करते हैं, प्राय कॉपर का यूज करते हैं। क्यों को इसलिए यूज करते हैं कॉपर का जो प्रतिरोध बहुत कम होता है, ताकि उस पर ऊष्मा हानि कम से कम हो। लेकिन भले कम हो तो कुछ ना कुछ तो ऊष्मा हानि होती है हर तार पे, ठीक है। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं तांबे की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली पर ऊष्मा हानि I²RT, ठीक है। ऊष्मा हानि बराबर I²RT, इसे बोलते हैं ताम्र हानि बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा हानि इक्वल टू I²RT को इसे कम करने के लिए कहता हूँ, इसे कम करने हेतु, इसे डिक्रीज करने हेतु, इसे डिक्रीज करने तो क्या करेंगे, हमें ऐसा तार काम में लेना पड़ेगा जिसका प्रतिरोध कम हो। और अब प्रतिरोध कम हो तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। मतलब यहाँ पे R इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्मॉल, R का मान स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध R और R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब जो ये स्मॉल होगा R का मान, तो R का मान स्मॉल हम कैसे कर सकते हैं, रो का मान डिक्रीज करके और A का मान इंक्रीज करके, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज रो को हम क्या करेंगे,
डिक्रीज एंड ए को क्या करेंगे, इंक्रीज। मतलब ऐसा तार काम में लें जिसकी प्रतिरोधकता कम से कम हो और मोटाई थोड़ी ज्यादा हो। मोटाई ज्यादा लेंगे, ठीक है, प्रतिरोधकता कम लेंगे तो अपने आप आर का मान कम आएगा और इससे ऊष्मा हानि भी कम होगी, अपन ने देख लिया। ठीक है, सेकंड है बच्चों, ये तो हो गया अपन ने तापमान देखा। नेक्स्ट है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, ठीक है, शैथिल्य मतलब हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है बच्चों, अपन ने देखा था पहले, जब भी किसी पदार्थ का चुंबकन या विचुंबकन करते हैं तो चुंबकन विचुंबकन में जो यहाँ पे ऊर्जा हानि हो रही होती है उसे बोलते हैं शैथिल्य हानि। याद को अपन ने पहले पढ़ा था शैथिल्य वक्र। शैथिल्य वक्र में देखा था बच्चों, जो पदार्थ है सोलनॉइड के अंदर अपन एक लोह चुंबकीय पदार्थ रखा था, ठीक है, फिर उसमें धारा लगातार परिवर्तित हुई थी जिससे ग्राफ बना था चिड़िया की आकृति का। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों बार बार यहाँ पे धारा परिवर्तित होती है, तो बार बार धारा परिवर्तन के कारण जो अंदर पदार्थ रखा होता है उसका कभी इस दिशा में चुंबकन होता है, फिर विचुंबकनों के इस दिशा में चुंबकन होता है, फिर विचुंबकनों पर इस दिशा में चुंबकन होता है, तो बार बार चुंबकन विचुंबकन के कारण वो पदार्थ गर्म हो जाता है। ठीक है, अर्थात उस पदार्थ पर ऊष्मा के रूप में हानि हो रही होती है एनर्जी की, तो उसी को हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। ठीक है, तो आप हम कह सकते हैं क्रोड के बार बार चुंबकन, क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन, चुंबकन व विचुंबकन के कारण क्रोड पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि, इसे बोलते हैं बच्चों शैथिल्य हानि बोलते हैं। ठीक है, इसे कम करने के लिए हमें एक ऐसा पदार्थ लेना पड़ेगा जिसका जो उसको आसानी से चुंबकित व विचुंबकित कर सकते हैं, अर्थात जिसके लिए जो अपन ने शैथिल्य वक्र देखा था वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। बताइए शैथिल्य वक्र पतला किसके लिए होता है, स्टील के लिए या सॉफ्ट आयरन के लिए? पढ़ा चुका हूं पहले आपको मैं, किसके लिए बताया था बच्चों, सॉफ्ट आयरन के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा क्रोड लेते हैं, सॉफ्ट आयरन पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसे डिक्रीज करने हेतु क्या कहते हैं, सॉफ्ट आयरन मतलब नरम लोहे का क्रोड काम में लेते हैं। सॉफ्ट आयरन का क्रोड यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्रोड यूज करते हैं। फिर तो उसके बाद थर्ड बच्चों यहाँ पे भंवर धाराएं, एडी करंट्स। तो भंवर धाराओं के रूप में यहाँ पे जो ऊर्जा हानि होती है, कि हम जानते हैं यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली है इसमें हम प्रत्यावर्त धारा का उपयोग कर रहे हैं, और प्रत्यावर्त धारा लगातार बदलती है, कभी क्लॉकवाइज होती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, दिशा बदलती है, मान बदलता है कंटिन्यू। तो उसके कारण जो क्रोड है, जो उस क्रोड के अंदर भी कई सारी धाराएं, जो क्रोड है बच्चों मेटेलिक क्रोड लिया जाता है, उसके अंदर कई धाराएं संकेंद्र रूप में प्राप्त होती हैं और उनके कारण भी क्रोड गर्म हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पे भंवर धाराएं हानि। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रोड में भंवर धाराओं के कारण, क्रोड में भंवर धाराओं के कारण क्रोड पर ऊष्मा हानि। ठीक है, ऊष्मा हानि को हम बोलते हैं भंवर धारा हानि। अब इसको कम करने के लिए करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो क्रोड है वो पूरा सॉफ्ट आयरन का ना लेकर, एक साबुत टुकड़ा ना लेकर, साबुत पीस ना लेकर, क्या करते हैं पटलित क्रोड के रूप में लेते हैं, प्लेटों के रूप में लेते हैं। एक प्लेट होती है, फिर उसको अपन ऊपर लेमिनेशन करते हैं किसका, एक कुचालक परत का, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखते हैं, फिर कुचालक परत का लेमिनेशन किया जाता है, फिर तीसरी प्लेट रखते हैं, उसको बोलते हैं पटलित क्रोड। मतलब प्लेटें, उनके बीच में क्या लगा हुआ है, लेमिनेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसे डिक्रीज करने हेतु पटलित, ठीक है, पटलित क्रोड यूज करते हैं। मतलब साबुत क्रोड यूज ना करके पतलित क्रोड के रूप में इसको हम यूज करते हैं। इससे भंवर धाराओं की हानि कम होती है। क्यों? क्योंकि जब क्रोड के बीच में लेमिनेशन रहेगी तो हर प्लेट का, जितनी प्लेट है हर प्लेट का बीच में लेमिनेशन रहेगा, तो एक प्लेट का संपर्क दूसरी प्लेट से नहीं हो पाएगा, अर्थात अंदर जो धाराएं बन रही हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल रूप नहीं ले पाएंगी। इसलिए उसके रूप में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि थोड़ी कम होगी, अपेक्षाकृत कम होगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं भंवर धाराएं हानि। तो अपन ने सारी जगह ट्रांसफार्मर में ये हानियां होती हैं, ये चीज अपन ने देखी।
तो जो यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया ट्रांसफार्मर के बारे में। अब देखिए इसके अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसका फिर अपन यहाँ पे इसके डाउट डिस्कशन करेंगे। तो चलो इस टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको टिक कराई दिए थे पहले, 100 पेरेंट तक से पहले के कुछ अपन ने पढ़ लिया था। अपने 100 पेरेंट जो टॉपिक पढ़ा था उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे आपको मैंने दे दिए थे कि ठीक वो सारे क्वेश्चन करने थे। उसके अलावा जो फिर एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा अपन ने अन्योन्य प्रेरण के बारे में, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण पढ़ा अपन ने और ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करी। तो इस टेस्ट में जो टॉपिक आ रहा है, इस टेस्ट के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी टिक नहीं कराए थे, जो आपको करने हैं वो ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में, ठीक है। जो आपको टिक करा दी वो तो करना ही सही, ठीक है, वो तो करना ही सही। उसके अलावा ये क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो अपने टेस्ट का सिलेबस है। क्लियर। अब हम जो कल क्वेश्चन डाउट के डिस्कशन करेंगे, इन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये स्टेज 1, 2, 3, 4 में सारे क्वेश्चन का अपन कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने पहले दे चुका हूँ, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके लेके आना, फिर इन क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो खैर कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।